नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल पड़ा है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। या आपको हिंदी में अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, ये सब नहीं आते हैं तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि ये अलंकार बाई राजा यादव सर या रस बाई राजा यादव सर, या आप ला सकते हैं क्लास 10th NCERT न्यूमेरिकल फिजिक्स बाई राजा यादव सर, तो आ जाएगा। आप वहां से वॉच कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, आज आइए हम देखते हैं। आज हम देखेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2, जो कि चैप्टर 6 है, परंतु यह बायोलॉजी में चैप्टर 2 है जो कि नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है। तो हमने एक वीडियो हो गई है, यह वीडियो नंबर 2 है दोस्तों। आज हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय का लेक्चर नंबर 2, जो कि आगे देखेंगे प्रत्यावर्ती क्रिया है, इसके बाद मस्तिष्क है, मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखते हुए इस चैप्टर को आज हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक से की गई अनुक्रिया को ही प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ अचानक आ गई तो हम उसको, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ आग में चला गया तो हम उसको झट से मतलब हटा लेते हैं फट से। क्योंकि कहीं हम जल न जाएं। ठीक उसी प्रकार, और जैसे कि कोई तेज क्रिया हो रही है, जैसे कि हमारे मान लीजिए एक बार की आँख में रोशनी आ गई तो हम झट से आँख बंद कर लेंगे। क्यों एक बार की हो रहा है और तेज हो रहा है, तो हमारी आँख क्या हो रही है? बंद हो जा रही है। तो वही मतलब कह रहा है कि किसी उद्दीपन मतलब क्या होता है? किसी चीज का होना ही उद्दीपन कहलाता है। तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया, जैसे आँख का रोशनी का अचानक आँख पे पड़ा तो आँख बंद हो जाना। किसी चीज़ का हाथ जैसे मान लीजिए सुई में पड़ गया तो हाथ फट्टा से खींच लेंगे। क्यों? हमारा हाथ कहीं और ना जख्म हो जाए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आइए तो ये प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह क्रिया मस्तिष्क में के नियंत्रण में नहीं होती है। यह क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। मान लीजिए हमारा जो हाथ है एक बार की आग के संपर्क में आ गया तो क्या हम सोचने लगेंगे हटाएं कि ना हटाएं? नहीं दोस्तों, हम उसको हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे? क्योंकि हमारा हाथ कहीं जल न जाए। तो हम मस्तिष्क से इसका हम मतलब क्वेश्चन से नहीं करेंगे कि मस्तिष्क का आंसर आए कि हटा लीजिए तो हटाएंगे, नहीं, हम झट से हटा लेंगे। मस्तिष्क का इसमें हम नहीं देखेंगे कि मस्तिष्क हमारा क्या कह रहा है कि हटाइए कि ना हटाइए। एक बार की मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए रोशनी आ गई तो हमारी आंख पड़ रही है, या तो मान लीजिए कोई गाड़ी रास्ते में चल रही है तो हम देखेंगे एक बार भी पीछे हट जाएंगे। क्यों? मस्तिष्क पूछेंगे कि हम मस्तिष्क से पूछेंगे कि मस्तिष्क हमको जवाब दे तो भी हम हटे, तब तो गाड़ी ठोक के निकल जाएगी। तो नहीं दोस्तों, इसमें हमें मस्तिष्क से कोई नियंत्रण नहीं रहता इस पे। तो ये क्रिया एक बार की होती है। हम कह सकते हैं क्रिया मतलब कह सकते हैं कि यह क्रिया जो है बिना मस्तिष्क सोचे ही एक बार की हो जाती है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है उदाहरण में। जैसे सड़क पर किसी गाड़ी को देखकर अचानक से वहां से हट जाना। आपको बताए ना, मान लीजिए कोई गाड़ी 120 की स्पीड से आ रही है, आप रास्ता पार कर रहे हैं, आप गाड़ी एकदम नज़दीक आ गई तो आप क्या आपको बोलेंगे कि हम हट जाएं? मतलब हमारा मस्तिष्क बोले कि हम हट जाएं तब हटेंगे? नहीं, हम जब हमारा मतलब गाड़ी आएगी तब हम झट से अपना पाँव पीछे खींच लेंगे। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। फिर जैसे मान लीजिए जैसे किसी चीज़ का गर्म वस्तु को छूते ही तुरंत अपना हाथ फट से हटा लेते हैं। जैसे कि कोई प्रतिवर्ती क्रिया है तो उसको हम मान लीजिए कोई जैसे आग है, हम आग ताप रहे हैं, ठीक है, आग ताप रहे हैं, तापते
ठंडी में सो जाते हैं। जब जैसे ही हमारा हाथ आगे जाता है, आगे पे जैसे ही आता है तो तुरंत हम उड़ के पीछे हटते हैं या उड़ के पीछे भागते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले उद्दीपन होता है, यानी ऊष्मा को सेकते रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, अग्रियंग, मतलब हमारा जो अंग है, त्वचा है, उस पर आग पे जब सेकते रहते हैं, फिर उसके बाद जब अधिक हो जाता है दोस्तों, तो हमारा हाथ अपने आप को खींचता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है मेरु रज्जु तक पहुंचा देता है हमारी बातों को, तो हमारी मेरु रज्जु हमारे हाथों को पीछे खींचने को करती है। ठीक उसी प्रकार हाथ हटा लेती है, मतलब मेरु रज्जु भेज देती है, फिर उसके बाद कार्य होता है भुजा में, पेशियों में जाता है, संचार जाता है, मतलब पेशी में जाता है कि हमारी पेशियों में जाता है कि हमें हाथ हटाना चाहिए, नहीं तो हमारा हाथ जल सकता है। तो हम क्या करते हैं, झट्ट से अनुक्रिया कर लेते हैं, मतलब कि हाथ पीछे कर लेते हैं, झट्ट से हाथ पीछे कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, मानव मस्तिष्क क्या होता है। आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क। पहले देख लेंगे मानव मस्तिष्क, फिर उसके बाद देखेंगे मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके मस्तिष्क पढ़ेंगे कि मस्तिष्क जो 3 प्रकार के हैं उसके बारे में देखेंगे। आइए पहला पॉइंट देखते हैं, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। क्या होता है, तो जो मानव मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। हमने आपको इसके पहले वीडियो में तंत्रिका तंत्र जब पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क से अटैच होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हमने आपको बताया था कि जब हम, जैसे मान लीजिए सुई है, सुई हमारे हाथ में गड़ेगी, जब हमारे हाथ में गड़ेगी तो हमारे हाथ से जो संवेदना जाएगी एक बार हमारे मस्तिष्क तक, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, तो उसको आगे ले जाने का काम तंत्रिका तंत्र ही करेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ दिया है, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। क्या होता है, ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि मानव मस्तिष्क तंत्रिका का मुख्य भाग होता है, क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे मस्तिष्क से डायरेक्ट अटैच होता है, जिसके कारण जो हमारे शरीर में कोई चोट या घात पहुंचती है तो वह सीधे उस संदेश को कहाँ पहुंचाता है, हमारे माइंड तक पहुंचाता है, यानी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है मुख्य भाग है वह मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु मिलकर जो हमारी ये वाली हड्डियां होती है, यहाँ जो हड्डियां होती हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। तो मस्तिष्क व मेरु रज्जु मिलकर क्या बनाती है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। दोस्तों जो हमारी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मस्तिष्क है और नीचे से जो ये हड्डियां आ रही हैं, ये मस्तिष्क, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेरु रज्जु। जब मेरु रज्जु और ये मस्तिष्क यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनेगा। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि मस्तिष्क शरीर की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो मस्तिष्क होता है हमारे शरीर में, जैसे हम चाहेंगे, अगर मस्तिष्क हमारा चाहेगा तो हम हाथ बंद कर पाएंगे, हमारा मस्तिष्क चाहेगा तो हम हाथ खोल पाएंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो अधिकांश भाग है कि हम जिसको अपने मस्तिष्क की सहायता से कर सकते हैं, परंतु जब हमारी पलक झपकती है, हमारे शरीर से पसीना आता है, हमारा दिल धड़कता है, ये क्रिया है ये मस्तिष्क द्वारा नहीं हो सकती। क्योंकि अगर यह मस्तिष्क द्वारा होगा तो हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया आ जाएगी, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव का सांस लेना, मानव का दिल धड़कना, या मानव के अंदर पसीना आना, या मानव का आंखों का झपकना, ये हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत, मतलब इस पे मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता है। परंतु जो हमारा मस्तिष्क, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा हाथ है, तुम इसको मुट्ठी बांध सकते हैं, ये हमारा हाथ है, तुम इसको मुट्ठी खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्या है, हमारे मस्तिष्क पर आधारित है।
परंतु हमारे आधा जो मतलब और अधिक भाग हैं और मतलब अधिकांश भाग हमारे मस्तिष्क पर काम नहीं करते हैं। तो मस्तिष्क शरीर का अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर में अधिकांश भाग होते हैं उसको मस्तिष्क क्या करता है, तो उसको मस्तिष्क नियंत्रित करता है, यानी उसको मस्तिष्क द्वारा ही चलाता है। जैसे इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करना, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम अपनी मनोवृत्ति द्वारा ही सोचकर उसको उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पर क्या यूज हो रहा है, तो वहाँ पर हमें मस्तिष्क यूज हो रहा है, जिसकी सहायता से हम मस्तिष्क का यूज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या कह रहा है कि समन्वित करना, शरीर का कार्य करने के लिए आदेश देना। मान लीजिए हमको कोई भी कार्य करना होगा, जैसे हमको मान लीजिए दौड़ना हुआ या फिर कोई भी जैसे खेत में फावड़ा चढ़ाना हुआ, तो हम मस्तिष्क इस सहारे ही कर सकते हैं। अगर हमारा हम मस्तिष्क को कहेंगे कि मतलब हमें ये दौड़ना है तो दौड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क नहीं कहे कि नहीं दौड़ना है तुमको दौड़ना है, नहीं, हमको मस्तिष्क ये हम जो दौड़ना हो गया ये हमारा क्या होगा, ये मस्तिष्क ही आदेश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मस्तिष्क एक हड्डियों का बॉक्स होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मस्तिष्क हमारा जो होता है एक हड्डियों के बॉक्स में रहता है। क्या रहता है, अवस्थित यानी उपस्थित यानी उसमें रखा रहता है। तो बॉक्स के अंदर यानी जो बॉक्स है इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है, तो इसके अंदर एक मान लीजिए इसमें क्या भरा है, लिक्विड फॉर्म तरल पदार्थ भरा है, जो कि मस्तिष्क रहता है। क्या रहता है, मस्तिष्क रहता है। हमारा मस्तिष्क कैसे फॉर्म में रहता है, अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क कैसे मतलब रहता है, इसका फॉर्म कैसा रहता है, तो हम उसमें बताएंगे कि मस्तिष्क हमारा जो रहता है वो तरल फॉर्म में ही रहता है, तरल भाग में रहता है, यानी कह सकते हैं कि तरल पदार्थ उसमें भरा रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हमारी जो पीठ के मध्य एक कठोर उभरा हुआ भाग होता है। उभार वाली सूचना कठोर दंड या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। हमारे जो यहाँ पर देखिए पीठ के मध्य भाग में है, इसमें कठोर भाग में सूचना वाली जो यहाँ ये वाली मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु ही क्या करती है, सूचनाओं को पहुंचाने का जो बहुत कठोर होती है और क्या करती है, जो सूचनाओं को पहुंचाती है और क्या करती है, या रीढ़ की हड्डी होती है। आइए देखते हैं मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं और मस्तिष्क जो उसके बाद प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक करके मस्तिष्क के तीनों भाग देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, तो मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फॉर ब्रेन भी बोलते हैं। नंबर 2 मध्य मस्तिष्क होता है। नंबर 2 मध्य मस्तिष्क होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन भी बोलते हैं। मध्य को हम मिड बोलते हैं दोस्तों, तो मिड से हम याद कर सकते हैं मध्य। अब ब्रेन मन मस्तिष्क होता ही है। जो तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क को हम हाइंड ब्रेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइंड ब्रेन भी कह सकते हैं। आइए हम इसको एक एक करके तीनों पॉइंट को देखते हैं कि हमारा अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है और पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है। आइए हम तीनों एक एक करके देखते हैं कि मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मस्तिष्क पहले हमने देख लिया है कि मध्य अग्र मस्तिष्क। इसके पहले हम क्या देखा था, तो हमने अग्र मस्तिष्क, इससे पहले हमने मस्तिष्क देखा था वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मस्तिष्क के बारे में, फिर उसके बारे में देखा था मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद देखा था कि मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि तीनों मस्तिष्क के बारे में, तीनों मस्तिष्क क्या हैं, तीनों मस्तिष्क क्या क्या कार्य हैं, तीनों मस्तिष्क के मतलब कौन सा कार्य है या क्या क्या कि इनके द्वारा क्या क्या किया जाता है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्या है। तो पहला नंबर है हमारे पास जो कि अग्र मस्तिष्क है। पहला नंबर क्या है, अग्र मस्तिष्क है। और दूसरा नंबर क्या है, मध्य मस्तिष्क। क्या है, मध्य मस्तिष्क। तो पहले आइए हम अग्र मस्तिष्क देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क में
तीन प्रकार के पॉइंट होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? प्रमस्तिष्क। क्या होता है? नंबर 1 क्या होता है? प्रमस्तिष्क। नंबर 2 होता है थैलेमस। नंबर 3 होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? नंबर 3 हाइपोथैलेमस। आइए हम एक एक करके तीनों पॉइंट को समझते हैं और देखते हैं तीनों पॉइंट के क्या क्या कार्य हैं, तीनों पॉइंट क्या क्या कार्य करते हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य से क्या होता है। आइए पहले देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्रमस्तिष्क। क्या देखेंगे? तो पहले हम देखेंगे प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या है? तो यह एक मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो मस्तिष्क है दोस्तों, मान लीजिए कोई मस्तिष्क है, ठीक है, जो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है वही क्या कहलाता है? सबसे बड़ा हिस्सा ही प्रमस्तिष्क कहलाता है, होता है। यह ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक यानी जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है उसे ही हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है कि ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं और अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप वीडियो अवश्य देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी इच्छा से होने वाली जो सभी क्रियाएं होती हैं उसको यह नियंत्रण करता है कि यह मतलब इच्छा के अनुसार होने वाली क्रिया होंगी या नहीं होंगी। इसे क्या करता है? यह नियंत्रित करता है। तो यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह मानसिक काम जैसे जो हमारे मस्तिष्क द्वारा होती है, हमारे मानसिकता द्वारा काम होती है। जैसे हमें सोचना हो गया, हमें योजना बनाना हो गया, हमें किसी काम को करना हो गया, या हमें किसी से लड़ाई करना हो गया, या हमें किसी से बात करना हो गया, तो हमें जो योजना बनाएगा वो कौन सा मस्तिष्क करेगा? तो वो प्रमस्तिष्क ही करेगा। तो क्या कह रहा है? योजना बनाना, सोचना, लिखना, पढ़ना, जो भी कुछ करेगा प्रमस्तिष्क करेगा आदि। यह संवेगी अंगों जैसे कान, नाक, आँख तक सूचना को पहुंचाता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ हमें दिखाई दी तो ये हमें मतलब कोई भी चीज़ हमें दिखाई दी जो अट्रैक्टिव होगी तो हमारी सूचना कहाँ तक पहुँचाएगा? यह हमारे प्रमस्तिष्क तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? जब हमारे कान में कुछ सुनाई देगा तो भी हमारे मस्तिष्क पहुंचाएगा कि कोई पीछे आवाज़ आ रही है छन छन की, किसी से पीछे मतलब कोई फुनफुनाहट की आवाज़ आ रही है, सरसराहट की आवाज़ आ रही है। उसी प्रकार हमारे कान, नाक हो गया तो नाक से हमें खुशबू आएगी कि यह गंध है या सुगंध है, तो ठीक है क्या करेगा? यह संवेगी अंगों के द्वारा यह सूचना कहाँ पहुँचाता है? तो यह प्रमस्तिष्क में सूचना पहुँचाता है। आइए देखते हैं थैलेमस क्या होता है। थैलेमस एक कह सकते हैं, थैलेमस एक ग्राही अंगों से कैसे आती सब कह सकते हैं कि थैलेमस ये अग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाते हैं। मतलब कि जो ये ग्राही अंग हैं, जैसे देखिए यहाँ बाबू बताए थे ग्राही अंग है, तो उससे जब उससे पीछे संदेशा आएगा तो ये जो संदेशा आएगा पीछे से ग्राही अंगों से, तो ग्राही अंगों से जब संदेशा आएगा तो ये सूचनाओं को कहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगी? तो ये सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करेंगी। कहाँ तक पहुँचाने का करेगी? तो यह सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाने का कार्य करेगी या ले जाता है। हम कह सकते हैं कि यह सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? तो यह सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक ले जाता है। अब तीसरा ये पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? थैलेमस कौन सा पॉइंट है? थैलेमस। ये हमारी भावनाओं को, जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, पेट का भरना, जैसे डिकार आती है, या कह सकते हैं प्यास लगना हो गया, जैसे प्यास लगना, भूख लगना हमारी भावना हो गई, जिसे बोलते हैं हम इमोशन या लव।
क्या बोलते हैं, इमोशन या लब, जिस लगना या पेट भरना हो गया, थकान महसूस होना या नींद आना या पसीना आना हम कह सकते हैं, या शरीर का हमारे तापमान बढ़ जाना या घट जाना आदि को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो हमें आज पता चल गया कि हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं करता है, जैसे पसीना आना, हमारे शरीर में पसीना आना, हमें भूख लगना, हमारे पेट का भर जाना, हमें नींद आना, हमें नींद ना आना, हमें थकान लगना, हमें मतलब ऐसे शरीर का अकड़न महसूस होना या पसीना आना, नींद आना, तापमान का बढ़ जाना या तापमान का घट जाना ही क्या कहलाता है कि नियंत्रित। तापमान को क्या करता है, तो तापमान को यह नियंत्रित करता है। इससे ही किसमें कौन सी क्रिया में होता है, तो यह थाइलेमस में होता है। क्या होता है, इतनी चीज जो दी है यह सब किसमें आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये थाइलेमस के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं दोस्तों मध्य मस्तिष्क क्या है, एक एक करके सभी पॉइंटों को क्लियर करते चलेंगे। आइए देखते हैं मध्य मस्तिष्क क्या है। तो कह रहा है यह पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क तो हमारा जो हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क होता है, कैसा मस्तिष्क होता है, जो हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क होता है उसको अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। जो हमारे पास मान लीजिए कोई पश्चिम मस्तिष्क है तो ये मस्तिष्क को किससे जोड़ेगा, तो ये अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। ये हमारी देखने में, किसमें, तो देखने में, सुनने में, सोने या जागने में कह सकते हैं, या उत्तेजना में, या कह सकते हैं शरीर के तापमान की नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसे हम कह सकते हैं यह ग्राही अंगों ग्राही अंगों से आने वाली, जो ग्राही अंग होता है उससे आने वाली सूचनाओं को कहाँ भेजता है, तो प्रमस्तिष्क के पास भेजता है। कहाँ भेजता है, प्रमस्तिष्क के पास भेजता है। दोस्तों उम्मीद है आपको मध्य मस्तिष्क समझ में आया होगा। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारे पास, और जो लास्ट पॉइंट बचा है क्या है, तुम्हारे पास लास्ट पॉइंट बचा है पश्चिम मस्तिष्क किसे कहते हैं। आइए देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों थोड़ा लाइट चली गई है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है, और यह लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक के समय ही लाइट जानी थी, तो लाइट चली गई है दोस्तों। आइए देखते हैं हम आज लास्ट टॉपिक क्या है, पश्चिम मस्तिष्क क्या है, पश्चिम मस्तिष्क। आइए देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क क्या होते हैं और पश्चिम मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो क्या कह रहा है, पहला है अनुमस्तिष्क। क्या है, अनुमस्तिष्क कह रहा है यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये ऐच्छिक क्रिया की प्रशुद्धि तथा शरीर का संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी कह सकते हैं कि अच्छी क्रियाओं के लिए क्या होता है, प्रशुद्धि तथा शरीर को संतुलन करने के लिए उत्तरदायी होता है। मान लीजिए हमारे शरीर है किसी मामले में गड़बड़ा रही है, तो उसको संतुलन करने के लिए हमें क्या देता है, हमें देता है सूचना कि शरीर हमारी कांप रही है या झंझनाहट आ रही है या तो कह रहे चक्कर आ रहा है, तो हमें ये क्या देता है, मैसेज देता है। ठीक है, कह रहा है तथा शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, तो एक सीधी रेखा में चलना हमें संतुलन बना के चलना होता है। ठीक उसी प्रकार साइकिल चलाना, साइकिल अगर संतुलन बना के नहीं चलेंगे तो साइकिल गिर जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें परेड करते समय, एनसीसी वालों को परेड करते समय लाइन में चलना पड़ता है, एक साल बोलना पड़ता है। तो क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा हमारा जैसे शरीर का संतुलन बनाना। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मेडुला। क्या है, मेडुला। तो क्या कह रहा है, यह बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि बिना मतलब जो बिना इच्छा के अनुसार हो वो अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि दिल का धड़कना, उल्टी आना,
निगलना या छींकना। तो ये बिना इच्छा के अनुसार होता है दोस्तों। क्यों? दिल अगर कहेंगे इच्छा के अनुसार करेंगे कि इच्छा के अनुसार लड़के, तो ये नहीं हो सकता। उल्टी आना अगर चाहे रोक ले, नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि यह इच्छा के अनुसार नहीं होता है। लार आना, श्वसन करना आदि यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह मेडुला के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक क्या है? पांस। क्या है? पांस। सॉरी, तीसरा टॉपिक क्या है? पांस। यह अनुमस्तिष्क, मेडुला तथा परामस्तिष्क को जोड़ता है। यह जो अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है, इसे क्या करता है? इसे जोड़ने में सहायता करता है तथा यह श्वास लेने में भी सहायता करता है। आपको उम्मीद है कि ये परामस्तिष्क समझ में आया होगा। दोस्तों लाइट का यहाँ तक ही, आज के वीडियो में यहाँ तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक